प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार और अनुभव किए साझा। लोगों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं, कहा देश के विकास में दे अपना योगदान। 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की आबादी को भी लगाए जाएंगे कोविड रोधी टीके। 10 जनवरी से कोरोना योद्धाओं को दी जाएगी वैक्सीन की तीसरी डोज। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के मिले 58 नए केस। सक्रिय मामलों की संख्या हुई 316। समीक्षा के लिए कल आएगी केंद्रीय टीम। और रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर जारी। कल से आसमान में छाएंगे बादल। 28 और 29 को बारिश का अनुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीका लगाने के प्रयास में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए। मन की बात की ये 84वीं और 2021 की आखिरी कड़ी थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने लोगों से नए साल में कुछ बेहतर करने की अपील की। निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है, लेकिन साथियों हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल भी वे विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इसके लिए 28 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, करियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग का कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू किए जाने की घोषणा की है। कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि इससे न केवल कोविड के खिलाफ देश का संघर्ष मजबूत होगा, बल्कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी।
ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं ने महामारी से संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 जनवरी से उन्हें भी एहतियाती डोज लगाने की शुरुआत की जाएगी। कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है। इसे ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के बीमार नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर तीसरी डोज 10 जनवरी से दी जाएगी। अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में जल्द ही नेजल और डीएनए आधारित वैक्सीन की भी शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि यह सभी के सामूहिक प्रयास का ही नतीजा है कि देश में अब तक 141 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती मिलेगी। सबका प्रयास के मंत्र के साथ कोरोना से लड़ाई में और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री के आग्रह के अनुसार देशवासी कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने ट्वीट में लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र से अपने संबोधन में देशवासियों से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के विषय में पैनिक ना होकर सावधान और सतर्क रहने का आग्रह किया। साथ ही कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करने को कहा। प्रधानमंत्री जी ने 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के बच्चों के लिए 3 जनवरी 2022 से वैक्सीनेशन प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रिकॉशन की दृष्टि से 10 जनवरी 2022 से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाएगी। 10 जनवरी 2022 से ही 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए भी उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण निर्णय भी उन्होंने लिया। प्रधानमंत्री जी द्वारा लिए गए इन महत्वपूर्ण निर्णयों से देश सबका प्रयास के मंत्र के साथ कोरोना से लड़ाई में और अधिक मजबूत होगा। इन निर्णयों के लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि उनके आग्रह के अनुसार देशवासी कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करेंगे।
भारत बायोटेक के कोविड टीके कोवैक्सीन को 12 से 18 वर्ष के बच्चों में आपात उपयोग की अनुमति मिल गई है। भारत बायोटेक ने कहा है कि कोवैक्सीन को इस तरह तैयार किया गया है कि वयस्कों और बच्चों में इसकी समान डोज लगाई जा सकती है। कोवैक्सीन भारत में बच्चों के लिए स्वीकृत दूसरा कोविड वैक्सीन बन गया है। अगस्त में जायडस कैडिला की 3 डोज वाली डीएनए वैक्सीन को 12 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। देश भर में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,41,37,72,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 6,987 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 7,091 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 76,766 सक्रिय केस हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 22 मामले रांची के थे, जबकि कोडरमा में 18 और धनबाद में 13 मामले मिले हैं। इस दौरान 15 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना का बढ़ता दायरा और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की आशंका को देखते हुए राज्य में केंद्रीय टीम की तैनाती की जाएगी। केंद्रीय टीम कल यहां आएगी और 5 दिनों तक राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर कोरोना की रोकथाम के लिए रणनीति तैयार करेगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल आईआईएम रांची के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान सुशासन दिवस पर आयोजित एक व्याख्यानमाला में भी वे शामिल हुए। आईआईएम पुंदाक के नए परिसर में सुशासन दिवस पर आयोजित व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश के संपूर्ण विकास की परिकल्पना अटल जी ने की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बातों को ध्यान में रखते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को साथ लेकर सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस देश को सुशासन के दृष्टि से कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए देश को संकल्प लेने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में मौजूद राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि बेहतर प्रबंधन से ही सुशासन स्थापित किया जा सकेगा। गुड गवर्नेंस हमारी प्राचीन परंपरा का दिन, हम जिसको कह सकते हैं कि हम जिस सिविलाइजेशन से निकले, इंडस सिविलाइजेशन से, वहां पर भी अगर कोई सुगंध आती है तो सुशासन की सुगंध आती है। अगर कोई इस दौरान रांची के सांसद संजय सेठ ने अटल जी की स्मृतियों को याद करते हुए प्रबंधन के विद्यार्थियों को उनसे सीख लेने की सलाह दी। हाँ, दुनिया बर्बाद थी, हमने 80 फाइटर प्लेन मेड इन इंडिया हुआ और अभी 2 महीने पहले 80 फाइटर प्लेन देश की सेना को सुपुर्द किया। यही है भारत की ताकत। व्याख्यानमाला के दौरान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह ने आईआईएम रांची की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का जिक्र किया। ट्राइबल अफेयर्स ये भी खोला है और सर आप उस क्षेत्र के मंत्री हैं तो हम चाहेंगे कि उस विषय को आप और कभी अलग से आशीर्वाद दें। और हम व्याख्यानमाला में अटल जी के सपनों को सार्थक करने का संकल्प व्यक्त करते हुए जन जन तक सुशासन स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई गई। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद उत्तराखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी कि जब गांव का आदमी आपके
सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता, अधिकार लेकर तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए आई है कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंच जाए। सरकार आपके द्वार। हमको साड़ी मिल रखे और लूंगी। बहुत जल्दी मेरा काम हो गया और यह स्वीकृति पत्र हमको मिला है। अब दरुआ हड़िया छोड़ के और फूलो झानों में जुड़े तो हम दुकान चला रहे हैं। मुझे वहाँ से 50,000 का लोन मिला और अपना अच्छे से जीवन यापन कर रही हूँ। राज्य के कई इलाके अब भी शीतलहर की चपेट में हैं। इससे लोगों को ठंड सता रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से आसमान में बादल देखने को मिलेंगे, जबकि 28 और 29 दिसंबर को राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि नए साल में भी ठंड बरकरार रहेगी। उत्तर पश्चिम की ओर से एक बार फिर से ठंडी हवाएं चलेंगी। इस वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची स्थित अमेठी विश्वविद्यालय के सहयोग से पंडित चंद्र कुमार मलिक मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बिरसा मुंडा संगीत एवं नृत्य समारोह का कल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को प्रोत्साहन मिलता है। राज्य के श्रम और नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कल चतरा जिले के ढाढ़ा पंचायत के सेलगांव में जनता के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान की दिशा में पहल की। श्री भोक्ता ने ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबलों का भी वितरण किया। रांची के सांसद संजय सेठ ने कल शाम अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कई प्रबुद्ध लोगों के साथ उनकी रांची के विकास को लेकर चर्चा भी हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। प्रदूषण नियंत्रण परिषद की 6 सेवाओं को सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत लाया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव पर सरकार की सहमति के बाद कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हटिया राउरकेला रेलखंड पर मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। आवागमन बाधित होने के कारण झारसुगड़ा हटिया मेमू ट्रेन और राउरकेला हटिया पैसेंजर ट्रेन आज रद्द कर दी गई है। इसके अलावा अल्लाहपूजा धनबाद एक्सप्रेस और पूरी हटिया एक्सप्रेस को मार्ग परिवर्तित कर चलाया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड के सत्र 2021-23 के चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी गई है। इसमें सर्वाधिक 50% मत के साथ डॉक्टर AK सिंह चौथी बार अध्यक्ष चुने गए, जबकि डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह सचिव चुने गए। बिहार के गया से कोलकाता जा रही महारानी बस आज सुबह गिरिडीह के पास GT रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें डुमरी रेफरल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दुर्घटना गिरिडीह जिले के नीमिया घाट थाना क्षेत्र के गलागी के पास आज सुबह 5 बजे हुई। पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने कल देर रात शहर में घूमकर गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया। इस दौरान डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन और शनि मंदिर के निकट कंबल वितरण करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा हर किसी को अपनी क्षमता के अनुरूप करना चाहिए। चतरा जिले में शौचालय निर्माण में घोर अनियमितता और घपले का खुलासा हुआ है। पेश है हमारे संवाददाता की ये खोजी रिपोर्ट। चतरा जिले के 200 से अधिक स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण जल स्वच्छता समिति ने शौचालय निर्माण के करोड़ों रुपए गटक लिए हैं। इस मामले में 3 दर्जन संस्थाओं के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया गया है। इन संस्थाओं पर बिना शौचालय 4 करोड़ रुपए गटकने का आरोप है। इन घपलों घोटालों से स्थानीय लोगों का शौचालय निर्माण का इंतजार और बढ़ गया है। हमको नाम से आधार कार्ड, फोटो ले जाता है और अभी तक हमको नाम से शौचालय नहीं मिला है। शौचालय नहीं है, जैसे तैसे बना दिया और पैसा निकाल के खा गया। टूटल फूटल शौचालय बना दिए, पूरा लोग के बनैबो नहीं किए और पैसा निकाल के खा गए और बोल रहा है कि बन गया शौचालय।
जिला जल स्वच्छता समिति के सचिव सह पीएचडी के कार्यपालक अभियंता राजमोहन सिंह ने बताया कि और 154 संस्थाओं के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी की जा रही है। 3 दिनों के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का नोटिस दिया गया है। इसके बाद सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। लिमिट नहीं है, जो 10 करोड़ के लगभग है। हम लोग उस पर एफआईआर प्लस सर्टिफिकेट केस करने जा रहे हैं। 70 एजेंसी में कार्रवाई की गई है और भी फर्दर आगे की जा रही है। उसमें 1 महीना का नोटिस दिया जाता है। उसमें 1 महीने के अंदर या यूसी सबमिट करें या आप पैसा वापस करें। अगर उसके बाद भी वो नहीं करते हैं तो उस पर कुर्की जब्ती राशि वसूली की जाएगी। जिन समूहों को नोटिस भेजा गया है उन्हें 11 जनवरी को हाजिर होने का आदेश जिला नीलाम पदाधिकारी ने जारी किया है। इसके बाद उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। इसके बाद भी सरकारी राशि जमा नहीं करते हैं तो घर कुर्क किया जाएगा। चतरा से अशोक की रिपोर्ट। खूंटी जिले में किसानों ने उन्नत तकनीक और जैविक खाद का इस्तेमाल कर साग सब्जियां उगाने की पहल की है। जिले के गुरचोरा पंचायत के चलाकी मैदान में लगाए गए किसान मेले में इन उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। किसान मेले में किसानों ने ब्रोकली, फूलगोभी, सेम, आलू, ओल, अदरक, बीन्स, कद्दू, कोहड़ा, बंद गोभी, मटर, टमाटर, मूली, सरसों समेत विभिन्न तरह की सब्जियों की प्रदर्शनी लगाकर अपने हुनर का इजहार किया है। उन्नत तरीके से खेती करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। बंधा फूल दोनों अलग अलग, कद्दू लगाए हैं, करेला लगाए हैं, फिर आलू लगाए हैं, मटर लगाए हैं, अदरक है, अभी और लगाने का इथी है, सरसों अंतर हुआ। अच्छा आमदनी है, अच्छा से बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहे हैं। किसानों ने बताया कि पूर्व में वे परंपरागत खेती करते थे, लेकिन गैर सरकारी संस्था नीड्स और एचडीएफसी बैंक के सहयोग से वे उन्नत तरीके से खेती करने के गुर सीख गए और अब 16 गांव के 1500 किसान नई तकनीक से खेती किसानी कार्य में जुट गए हैं। बहुत अच्छा और शरीर के लिए और जमीन के लिए ये अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि इधर सबका नहीं ऐसे ही जैविक खेती पूरा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत। उसके बाद उन्होंने बताया कि इस खेती को कीजिए और उनके साथ साथ हमारे साथ हमेशा रहें, मतलब हमको बहुत गाइडलाइन दिए। नीड्स के कार्यक्रम प्रबंधक जयंतो चौधरी कहते हैं कि किसानों को कृषि की तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों में दक्ष बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ लगभग 1400 किसान हैं जो इन 16 गांव में जो जैविक खेती या केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। और इस उन्नत तकनीक से खेती करने वाले किसान अब सामूहिक रूप से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनाकर अपने उत्पादों को बाजार में उतारेंगे ताकि उन्हें बेहतर मुनाफा हो सके और ग्राहकों को भी हरी और ताजी सब्जियां मिल सकें। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना असहायों, वृद्धों, दिव्यांगों, विधवाओं, HIV पीड़ितों और आदिम जनजातियों के लिए वरदान साबित हो रही है। गढ़वा जिले में सामाजिक सुरक्षा कोषांग से 1,32,700 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गढ़वा जिले के बडिया प्रखंड क्षेत्र में एक ही परिवार 5 दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा पेंशन की स्वीकृति दे दी गई है। भी आते हैं तो हम उन्हें पेंशन स्वीकृत करवाने का प्रयास करते हैं। सरकारी सहायता मिलने से इन दिव्यांगों के अलावा उनके परिजनों में भी खासा उत्साह है। दिव्यांगों ने स्कूल जाने के लिए ट्राईसाइकिल की भी मांग की। काहे दिमाग ऐसे सरकार लगोले कि भात खाते खाते खाली डॉक्टर दवाई सुनने जात हती तो खाली रोटिए बतावत है, तो एक के चलते गोहमा मिलत है तो ठीक ही नहीं, गोहमा मिल गई तो बहुत अच्छा हो गए। सरकार बढ़िया चुन दिले कि गेहूं और चावल दोनों देते हैं। निश्चित रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जरूरतमंदों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इन सरकारी मदद के सहारे दिव्यांग भी सम्मान के साथ जीने की राह पर अग्रसर हैं। गढ़वा से ब्रजेंद्र की रिपोर्ट। ऑटोग्राफ कलेक्शन के शौकीन एक दंपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑटोग्राफ का इंतजार है। देखिए ये रिपोर्ट। तेरेसा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर, रतन टाटा और महेंद्र सिंह धोनी समेत कई ऐसी महान शख्सियत हैं जिनके ऑटोग्राफ लेना हर किसी के बस में नहीं और शायद किस्मत भी।
लेकिन रांची के हेमंत कुमार गुप्ता ऐसे खुशकिस्मत शख्स हैं जिनके पास राजनीति, खेल, फिल्म, साहित्य, संगीत और ऐसे कई क्षेत्र से जुड़ी शख्सियतों के ऑटोग्राफ हैं। जो भी कलेक्शन हमने किए हैं, जो 400-500 मेरे पास ऑटोग्राफ्स हैं, वो उसमें जिसको कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, रतन टाटा, एपीजे कलाम, इन 4-5 लोगों का नाम मैं हमेशा लेता हूं और हमेशा लेता रहूंगा जहां तक ऑटोग्राफ कलेक्शन की बात है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से रिटायर हेमंत गुप्ता को 10 साल की उम्र से लोगों के ऑटोग्राफ लेने का शौक हुआ और अब तक 500 से अधिक खास लोगों के ऑटोग्राफ इनके पास मौजूद हैं। इन्होंने 1969 में ऑटोग्राफ बुक ₹1.35 में खरीदा था। इनकी पत्नी के भी कुछ ऐसे ही शौक हैं। जैसे गुलजार, आर.डी. बर्मन, इनके विषय में मैंने बताया तो हम लोग बड़ी कोशिश करके वहाँ पहुँचे और ऑटोग्राफ लिया। मेरे मन में एक ख्वाहिश है कि अगर मैं कुछ सहयोग कर सकूँ तो हम नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ लेकर के इनके कलेक्शन में 4 चांद लगाएं। ऑटोग्राफ लेने के जुनून में हेमंत कई बार रांची से सैकड़ों किलोमीटर दूर सफर कर चुके हैं। पहले के जमाने में जब यातायात के साधन कम थे, तब भी जैसे तैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर ऑटोग्राफ लेने का वाकया याद कर वो रोमांचित हो जाते हैं। रांची से कर्मवीर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार और अनुभव किए साझा, लोगों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं, कहा देश के विकास में दे अपना योगदान। 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की आबादी को भी लगाए जाएंगे कोविड रोधी टीके। 10 जनवरी से कोरोना योद्धाओं को दी जाएगी वैक्सीन की तीसरी डोज। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के मिले 58 नए केस, सक्रिय मामलों की संख्या हुई 316। समीक्षा के लिए कल आएगी केंद्रीय टीम। और राज्य समेत राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर जारी, कल से आसमान में छाएंगे बादल। 28 और 29 को बारिश का अनुमान। साथ ही कोरोना ने दस्तक दी, मगर झारखंड सरकार संवेदनशीलता के साथ अपनों की फिक्र करने में जुटी रही। साथ ही झारखंडी अस्मिता को मिला सम्मान। सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा, स्वावलंबी महिलाएं, मेहनतकश श्रमिक, सशक्त किसान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल में हुनर दिखाने का अवसर, पशुधन, रोजगार और स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, झारखंडी संस्कृति और झारखंडियत। आंदोलनकारियों के संघर्ष को नमन करते हुए अपनी जड़ों को मजबूत कर आगे बढ़ रहा झारखंड। रैयतों की जमीन वापसी, गांव-गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन, एंटी मॉब लिंचिंग विधेयक पारित, नए निवेश, रोजगार के लिए झारखंड हुआ तैयार। दिलाने सबको अधिकार, सरकार पहुंची सबके द्वार। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे न चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड के आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड जो है अपने वन संपदा के लिए काफी विख्यात है।